बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से इन्फेक्शंस का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, स्मोक को फेस करना पड़ रहा है और हमें एहतियात करने की भी ज़रूरत है ख़ास तौर पर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, पिछले 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं रोज़ पेटल को, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 टिश्यू ब्रांड है और 40 साल से जो उनकी लेगेसी है उनको कंटिन्यू किए हुए हैं और एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ मार्केट में दस्तयाब है और अपने कंपटीटर्स को भी टफ टाइम देते हुए आज भी नंबर 1 पर मौजूद है। और यही टफ टाइम वो स्मोक को भी दे रहे हैं, क्योंकि स्मोक की वजह से बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को आई इन्फेक्शन हो रहा है, लोग नज़ला जुकाम में बहुत ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं, स्किन पर रैशेस पड़ रहे हैं। तो वैसे में आपको एक सॉफ्ट टेक्सचर की जरूरत होती है जो आप हर वक्त अपने पास रखेंगे, जिसकी वजह से अगर आपकी आंखों से पानी निकल रहा है और ऐसे में अगर आप कोई सख्त कपड़ा या कोई सख्त ऐसा पेपर इस्तेमाल करते हैं जिससे मजीद रैशेस हो जाते हैं, तो ऐसे में मेरा तो बेहतर मशवरा आप लोगों को यही है कि सॉफ्ट रोज पेटल आप यूज कीजिए, इसलिए इसका नाम शायद रोज पेटल रखा गया है। ऐसी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वार्म अप मैच के बारे में, जहां पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा टूर मैच के पहले रोज 89.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए हैं। कैनबरा में खेले जा रहे इस मैच में कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और हमें वो लीड करते भी दिखाई दे रहे हैं। डबल सेंचुरी अपनी वो कर चुके हैं, लेकिन अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें तो वो उतना मददगार साबित नहीं हुआ पाकिस्तानी टीम के लिए। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफी ने इनिंग का आगाज तो किया, लेकिन इमाम महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि अब्दुल्ला शफी भी सिर्फ 38 रन ही बना सके। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम शान मसूद की डबल सेंचुरी के हवाले से बात करें। अनवार, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो हमें एशिया कप में भी नजर नहीं आई, वो हमें वर्ल्ड कप में भी नजर नहीं आई और अनफॉर्चुनेटली अब हमें वो टेस्ट क्रिकेट जो मैचेस हैं उसके अंदर भी नजर नहीं आ रही। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसे बदलते हुए वक्त के साथ अब बेहतर हो जाना चाहिए। वी जस्ट होप कि शान मसूद की कैप्टनसी में हमें नेक्स्ट मैचेस में जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप भी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि उन्होंने डबल सेंचुरी की, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी कैप्टनसी को किसी हद तक जस्टिफाई किया, ये भी और देखना बाकी है। बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि टीम को साथ लेकर चलने से भी कप्तान का पता चलेगा, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल भी हैं। शाहीन भी इसी टीम में मौजूद हैं, वो T20 के कैप्टन हैं, बाबर एक्स कैप्टन हैं, सरफराज एक्स कैप्टन हैं, तो इतने ज्यादा कैप्टन्स को साथ लेकर चलना भी शान मसूद के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान जरूर होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज की शुजाअत से 15 साल बाद मुलाकात, काफली की बड़ी डिमांड। कराची में आतिशज़दगी के वाक़या शहरियों के लिए वबाले जान। यतीमों के स्कूल ने बड़ा बैनुल-अक़वामी अवार्ड कैसे जीता। लेपर्ड फार्मिंग मशगला भी और मुनाफा बख्श कारोबार भी। तो जनाब, जो इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, सियासी जमातों में इक़्तिदार हासिल करने की बेचैनी में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है और मुल्क की बड़ी सियासी जमातें 4 सूबों में अपना अपना जोर लगाती हुई हमें नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में, जबकि आसिफ अली जरदारी पंजाब में सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। तो उधर मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब 15 साल बाद चौधरी शुजाअत हुसैन के घर पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। बिल्कुल, नवाज शरीफ और चौधरी शुजाअत हुसैन के दरमियान ये जो मुलाकात हुई, इसमें सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत भी की गई है, जबकि इसी दौरान चौधरी शुजाअत की तरफ से मुतालबा किया गया कि जिन सीटों से हमारे लोग जीते थे ना सिर्फ वो हमें दी जाएं, बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटें दी जाएं। तो एक लंबी फहरिस्त उनकी तरफ से दी गई है जो मुतालबात किए गए हैं। और साथ ही साथ तोशाखाना केस में हम देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने की दरख्वास्त अब मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला सुनाया है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का फैसला भी सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए पहले से महफूज फैसले में यह कहा गया कि बारी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्रायल
अडयाला जेल में ही होगा। दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और लतीफ खोसर की जो ऑडियो लीक स्कैंडल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस पहुंचा दिया गया है और बुशरा बीबी ने लतीफ खोसर के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अब साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गुजरे हुए 40 से ज्यादा बरस जो है वो गुजर चुके हैं, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मिस्टर भुट्टो को एक मुतनाज़े अदालती केस में फांसी दी गई थी और 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक रेफरेंस दायर किया था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है, जिसपे हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस पर सवालिया निशान भी लगा और ये कहा कि बजाय इसके कि माजी के केसेस को उखाड़ा जाए, जो मौजूदा केसेस हैं अगर लोगों को उसमें रिलीफ फराहम कर दिया जाए और बेगुनाहों को बाहर निकाल दिया जाए तो ये जरा ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इस तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जिया का शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, स्टार्ट करते हैं जरा उस मुलाकात के हवाले से जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई है, जिसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है। वैसे तो एक तवील फहरिस्त है जो कि थमाई गई है साबिक वज़ीर आज़म के हाथों में। क्या लग रहा है आपको, सीट एडजस्टमेंट का मामला हल हो जाएगा? क्योंकि हालात तो यही 2/3 किसी के पास नहीं है, कोलेशन से गवर्नमेंट बनने वाली है। बहुत शुक्रिया। जिन पार्टी की सीट एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं या वो खुद कह रहे हैं, वो कोई इक्वेशन बनती है। काफ लीग पहले चौधरी के घर पे ना, अब तो घर भी डिवाइड हो गया, किसी और जगह पे बैठे हुए हैं, वो जेल में हैं, उनकी पार्टी भी बदल गई। कल ही ठीक है पराचा साहब, आपकी आवाज का कुछ इशू आ रहा है, पहले आपकी ऑडियो को ठीक करवाते हैं फिर आपसे बात करेंगे। और पराचा साहब ने भी वही पॉइंट रेज किया कि हम देख रहे हैं कि काफ लीग की सियासत भी अभी एक सवालिया निशान है, क्योंकि उनके घर में अब 2 डिफरेंट पार्टीज बन चुके हैं, 2 अलग अलग स्टांस हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। इलेक्शन सर पर है, सियासी जमातों के लिए वक्त जोड़ तोड़ का है। इसी तनाजुर में नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर वो पहुंचे हैं, मुलाकात हुई है और ये इस बात की भी दलील है कि नून लीग को काफ लीग की जरूरत है। ये जो अलायंसेज हैं इसके बगैर हुकूमत खड़ी करना अब नून लीग को भी पता है कि बहुत मुश्किल है, खास तौर पर उस वक्त जब वो 16 माह की पीडीएम के साथ हुकूमत करके आ रहे हैं और महंगाई का एक तूफान जो था वो उन्होंने अवाम के लिए खड़ा किया। तो अब उन्हें उम्मीद नहीं है कि अवाम उन्हें उस तरह से सपोर्ट करेगी जिसका वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल अनवर। अच्छा, गुज़िश्ता रोज कुछ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आपको पता है हमारे यहाँ तो रोजाना ही सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब भी कल गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे हनीफ अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट लगी। कल वो एक प्राइवेट टीवी शो पर अपने प्रोग्राम में एक इस बात का इज़हार कर रहे थे कि अगर तो इस तरह से हमें जोड़ तोड़ की सियासत करनी है और इस तरह से हमें 2/3 अक्सरियत भी नहीं मिलनी और 16 जमातों को बिठा कर एक हुकूमत दे दी जाएगी तो बेहतर है कि हमें ना दे, हम अपोजिशन में भी बैठने को तैयार हैं। तो मतलब ये कि खुद भी नवाज शरीफ साहब या शायद उनकी जो जमात के जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बात पर सोच रही है कि अगर ये जोड़ तोड़ करके 16 बंदे यहाँ से पकड़ के 15 बंदे वहां से पकड़ के और चूंचों का मुरब्बा ही बनाना है, तो क्योंकि इस तरह से कोई भी हुकूमत, कोई भी वज़ीर आज़म अच्छे तरीके से नहीं लेकर चल सकता, जो करने पड़ते हैं फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शौकत पराचा साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। पराचा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो नवाज शरीफ आए हैं 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने जो मुलाकात की है, उनके घर पर पहुंचे हैं, इस बात की दलील तो है कि नून लीग को काफ लीग की जरूरत है। आई होप कि अभी आवाज क्लियर होगी आपकी। हाँ, देखिए मैं जो बात पहले कर रहा था कि कोई इक्वेशन नहीं है। पहले चौधरीज का जो घर है वो एक जॉइंट घर था, उनमें इत्तेहाद था, अब तो वो भी टूट गया। परवेज इलाही मुनस इलाही के बहकावे में आकर वो पीटीआई में चले गए, अब वो सदर भी बन गए पीटीआई के। मुनस इलाही बाहर भाग गया, रेड वारंट उसके जारी हो गए इंटरपोल के जरिए, अब वो बैनुल-अक़वामी इश्तिहारी हो गया। तो चौधरीज के घर में बचा क्या है कि सीट एडजस्टमेंट की जाए। अब तो ये है कि मियां साहब चूंकि एक जो स्ट्रेटेजी मुझे नजर आ रही है कि इलेक्शन शेड्यूल से पहले, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने से पहले बाकायदा एक ग्रैंड किस्म का अलायंस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें ये छोटी पार्टीज को ऑन बोर्ड करें और वो फिर निकलें। मियां नवाज शरीफ ये भी समझते हैं कि उनका मुकाबला सिर्फ पीटीआई से है पंजाब में, बाकी कोई पार्टी उनके साथ मैदान में मुखालिफ नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उनके ओवरचर भी
नून लीग के साथ इसी तरह के हैं। अभी ना कोई अलायंस हुआ है, ना सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन लगता यही है कि वहां भी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। और 141 पंजाब की सीटें हैं, अगर उसमें से 2-3 चौधरी साहिबान या चौधरी शुजात हुसैन के घर में रह जाएं, एक तारिक बशीर चीमा को वहां दी जाए भावलपुर में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सीट एडजस्टमेंट तो होती है कि आप बड़ी पार्टीज हैं, आपका बड़ा वोट बैंक है, आपके पास इतने सारे इलेक्टेबल्स हैं, सवाए 2-4 बंदों के काफ लीग में कुछ नहीं है। लिहाजा इसको ना मैं सीट एडजस्टमेंट मानता हूं, ना को अलायंस मानता हूं। मियां साहब को जो चैलेंज दरपेश है वो उनकी 16 महीने की हुकूमत का जो एक रेपुटेशन खराब हुई पार्टी की, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। प्लस उनका चैलेंज है ये सोशल मीडिया के साथ, जिस तरह से पीटीआई की सोशल मीडिया पे एक भरपूर वेंचर है। पराचा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक अहम खबर है, मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और वहां पर जो दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन जारी है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों के जज्बे को सराहा है। आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में कहा, कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रही। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलूच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। देखें, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। इस मौका पर आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वहाँ पे उस पर ब्रीफिंग दी गई और जो ऑपरेशन जारी हैं दहशतगर्दों के खिलाफ उस पर ब्रीफिंग दी गई। इलाकाई सूरत हाल जो है उस पर जो है बताया गया कि क्या चीजें चल रही हैं। इस मौका पर आर्मी चीफ ने उन जवानों से भी मुलाकात की जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो अहम किरदार अदा किया, जख्मी हुए और अपने खून के नजराने जो है वो पेश किए जो है वतन के दिफा के लिए। इस मौका पर आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब भी किया और आर्मी चीफ का ये कहना था कि जो है वो कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाकिस्तान के एक एक इंच की जो है वो हिफाजत की जाएगी। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का ये कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को KPK की अवाम की पुरज़म हिमायत हासिल है और जो है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ मिलकर जो है वो मुल्क के दिफा न सिर्फ दिफा करेंगे बल्कि जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा किया जाएगा। मौका पर आर्मी चीफ ने जो नए जमशुदा इलाके हैं KPK के उसमें उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि किस तरह जो है वो इन इलाकों को तरक्की की राह में शामिल किया जा रहा है। ठीक है जावेद, जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम थे उस हवाले से अभी क्या ब्रीफिंग दी गई है? देखें, जो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जो है ऑपरेशन जारी है कि जो अफगानी और जो दूसरे गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम थे उन्हें डिपोर्ट करने के हवाले से, तो उसको बताया गया आर्मी चीफ को कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है ये जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे थे उनके मुल्क वापस भेजने के लिए ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 4.25 लाख से जायद जो है इस वक्त तक अफगानी बाशिंदे पाकिस्तान से जो है वो अपने मुल्क वतन वापस जो है जा चुके हैं। उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनके जो ख्वातीन उनके साथ, जो बच्चे हैं उनके साथ उनकी जो है वो भरपूर तरीके से जो है उन्हें इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपने वतन वापस जा सकें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया था और जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है उस पर और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर जो है आर्मी चीफ ने इत्मीनान का इजहार किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच, आप हम इस बारे में अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को अपडेट करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने पेशावर का दौरा किया है और सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई, जबकि ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाक फौज मादरे वतन की एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक
अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों के जज्बे को सराहा। नाउ बैक टू डिस्कशन अगेन। हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे सियासी मंजरनामे के हवाले से। शौकत पराचा साहब सीनियर से हमारे साथ मौजूद है। पराचा साहब, आप गुफ्तगू में ये फरमा रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की वो हालत नहीं है कि वो किसी को टफ टाइम दे सके, बंदे ही नहीं बचे कि सीट एडजस्टमेंट हो सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो 16 माह की हुकूमत का उसका बैगेज इतना ज्यादा है साबिक वज़ीर आज़म पर और शहबाज शरीफ साहब पर कि लोगों को कायल करना उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है? यही वजह कि कभी वो बलूचिस्तान के दौरे पर होते हैं, कभी वो पंजाब के दौरे पर होते हैं, कभी वो MQM से मिल रहे होते हैं। तो मतलब इत्तेहाद के बगैर नून लीग भी हमें आगे हुकूमत में नजर नहीं आई। तो यही वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेबल्स की सियासत अब करना चाह रहे हैं, जा जाके तराश रहे हैं कि कहां से उन्हें अच्छे इलेक्टेबल्स मिलेंगे, किस जमात से अच्छे इलेक्टेबल्स मिलेंगे। यही पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है। इलेक्टेबल्स जी, दो बड़े शहर हैं कराची और लाहौर, वहां तो शायद पब्लिक ओपिनियन मोल्ड होती हो। बाकी जितने पाकिस्तान के 70% रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तो इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। लेकिन यहाँ मैं अगेन आई से कि इलेक्टेबल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पार्टी से बात हो रही है कि चलें शुजात हुसैन के जितने बंदे हैं, शुजात हुसैन साहब साथ आ जाएं। MKM तो अब उस डेफिनेशन में नहीं आती जिसमें हम इलेक्टेबल्स की टर्म यूज करते हैं। वो तो अर्बन फिनोमिनन है, वहां तो मिडिल क्लास के लोग हैं। मे बी वो इतने बड़े नाम या इतने बड़े सरमायादार या जागीरदार ना हो, लेकिन बहरहाल उनकी पावर बेस है। तो इसलिए एक तरह का ग्रैंड अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि शायद मियां साहब के ज़हन में वो 16 माह से हट के आगे वाला जितना मुश्किल टाइम आ रहा है पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान की अपनी, मैं तो समझता हूं कि अगर IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं होता और ख्वाहिश थी बड़े लोगों की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। अगर IMF फिर नहीं आता, IMF किसी वजह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपको पता है कैसा बन रहा है, IMF स्टेप बैक करता है, तो मियां साहब के सामने वो वाली चीजें हैं। पूरी जिंदगी मियां साहब डेवलपमेंट, हाईवेज, मोटरवेज को लेके चलते रहे। अब अगर अगली टर्म में वो बन जाते हैं वजीर आजम और फिर वो कुछ नहीं कर पाते, तो उनको तो पिछला किया कराया उस। तो पराचा साहब, आप नहीं समझते कि बहुत देर होती चली जा रही है? कम से कम पार्टी पॉलिसी, पार्टी का मंशूर उन्हें लोगों के सामने रखना होगा। सियासी जोड़ तोड़ तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वोटर को भी तो राम करना है ना उन्होंने। शायद उनके ज़हन में है कि पंजाब में उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी के पास यहाँ स्पेस नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। मसलन मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, उसके बाद सरगोदा और गुजरात और फिर गुजर खान। लाहौर में कहाँ पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग है, या फैसलाबाद में या सियालकोट में या गुजरांवाला में, कि वो कोई टफ टाइम दे सके। तीसरी जो फिनोमिनन बनती है उनके मुकाबले में वो PTI है। PTI खुद तितर बितर हो गई, उनके लोग कोई इस्तेकाम में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया। इसलिए शायद जो हम सोच रहे हैं, मे बी वो मियां साहब ऐसा ना सोचें, वो पहले जो सराउंडिंग्स हैं उनको मजबूत करके कि अगली हुकूमत में अगर उनको MKM चाहिए, काफ लीग चाहिए, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के वोट चाहिए, 16 तो टोटल सीटें हैं बलूचिस्तान की, तो उसमें बाप को 4, 5, 6 मिल सकती मैक्सिमम, लेकिन एक नंबर मियां साहब उस पर फोकस कर रहे हैं। तो लिहाजा वो आने वाले वक्त में आने वाली हुकूमत के हवाले से कि किस तरह से इस मुल्क को इन बुरानों से निकाला जाए। पराचा साहब, ऐसा भी लग रहा है कि वो 4 साल जब लंदन में रहे हैं तो वो अपना होमवर्क इस बार मुकम्मल करके आए हैं, और जैसे से आप कह रहे हैं कि एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, हर किसी से जाकर बात कर रहे हैं, हर किसी से जाकर मिल रहे हैं। तो इसी तनाजुर में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनका मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? वो भी आपको यही लग रहा है कि नून लीग के साथ ही मिल जाएंगे बिलाखिर? मुझे यही लगता है वो अलायंस की फॉर्म में नहीं होगा जिस तरह काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ तो सीट एडजस्टमेंट होगी। बहुत सारे लोग जो अगर इन रियल टर्म्स आप देखें, जो इलेक्टेबल्स हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हैं, वहां बड़ा मुश्किल होगा नेगोशिएट करना भी, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो 2018 में जीते हुए हैं और मोस्टली पंजाब में
अगर पीटीआई पहले नंबर पे थी तो पीएमएलएन दूसरे नंबर पे थी। इसलिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो कहेंगे हम पहले नंबर वाले हैं, ये कहेंगे आपकी तो पीटीआई पार्टी खत्म हो गई, आपके पास वोटर नहीं है, हमारा बंदा दूसरे नंबर पे था। और फिर अगर 2018 के पीटीआई मुनर्रिफ आदमी को नून लीग सीट पे एडजस्ट करती है तो क्या गारंटी है फिर इनके अपने बंदे जिनको सीट नहीं मिलेगी। राजा साहब, जो कैनवस आप खींच रहे हैं ना, जो फ्रेमिंग आप कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि इस तमाम सियासी जमातों को कोटा मिल सकता है हुकूमत बनाने का। तो फिर ये बताइए हमें, ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? राजा रियाज साहब जैसे लोग क्या फिर वापस वहीं पर चले जाएंगे? नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मसलन पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी क्या इस आने वाली कौमी असेंबली में? और जो नेवर नो, जिस तरह बिलावल लेके चल रहे हैं अपना नैरेटिव, वो तो अपोजिशन वाला नजर आ रहा है। और फर्ज किया अगर बिलावल भुट्टो जरदारी भी किसी ग्रैंड कोalition का हिस्सा बनते हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन पीटीआई तो नहीं बैठेगी साथ, और वो फिर पीटीआई राजा रियाज वाली नहीं होगी, वो पीटीआई गौहर खान वाली पीटीआई होगी। और अगर जेन्युइनली कोई 20, 25, 30 लोग भी बैठ गए तो फिर आप देखेंगे, क्योंकि वो जिस तरह वकीलों के हवाले से बात की जा रही है कि उनको टिकट्स मिलेंगे या उनको सपोर्ट मिलेगी, 15-20 वकील आ गए फर्ज किया, तो फिर तो असेंबली एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगी उनकी मुशावरत के बगैर या उनका पर्सपेक्टिव का इनपुट शामिल किए बगैर। इसलिए ये कोई मोनोलॉग नहीं नजर आएगा जैसे ये 16 महीनों में नजर आया। लेकिन अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो तो काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो गैर शरई निकाह केस है, उसमें अगर हम मुलाजिम के बयान की बात करें, तमाम केसेस उनके देखते हैं, आपको लगता है कि केसेस को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है? साथ ही साथ एक और मामला था बुशरा बीबी की, जो अपने क्लाइंट के साथ बातचीत लीक की गई है, जो उनके वकील के साथ बातचीत लीक की गई है, वो भी मामला अदालत में पहुंच गया है। ये कोई बेहतर अमल तो नहीं है, लेकिन कभी भी हमने देखा कोई सुराग नहीं मिल सका कि ऑडियो लीक होती कहां से है, ये ऑडियो को रिकॉर्ड करता कौन है। ब्रॉडर चीज है कि ये जो केसेस हैं इनका आउटकम क्या होगा। हमें बताया गया कि फॉरेन फंडिंग जो है कोई बहुत ही खतरनाक केस है, वो 8-10 साल अकबर एस बाबर साहब उसके पीछे भागते रहे, अभी कहां है वो फॉरेन फंडिंग वाला केस? उसका क्या आउटकम हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? तोशा खाना के हवाले से इट वॉज अ ग्रेट बबल इन द एयर, वो 3 साल की सजा हुई, सजा तो सस्पेंड हो गई, और यू नेवर नो कि आगे उसका क्या चलेगा। ये जो ऑडियो शाडियो हैं, ये तो कहते हैं ना कि वो शेख रशीद जैसे कहा करते हैं कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, चलती रहती है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मसलन ये जो बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खान कोसा की ऑडियो आए, उसका बस यही है कि घर में जो है उनकी आपस में कोई हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी उसका लीगल इम्प्लीकेशन तो कोई नहीं है, उसका इम्पैक्ट कोई नहीं है पॉलिटिकल, उसकी वजह से क्या असर पड़ा? ये जो खावर मानेका का मुलाजिम आया, उससे क्या फर्क पड़ा? मुझे ये बताएं। जो अपील है अगर है जितनी है बानी चेयरमैन पीटीआई की, लतीफ नौकर जो है उसके बयान से कोई पड़ता, इससे ज्यादा खतरनाक चीजें आई हुई हैं मार्केट में। उसके बावजूद भी अगर सारी सियासी जमातें उस शहर को नहीं तोड़ पा रही या उस फिनोमिनन को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो ये ऑडियो वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम रुक करेंगे शहर कायद का, जहां देख रहे हैं कि आए रोज आग लगने के जो वाकयात हैं वो होते रहते हैं, जिनसे कीमती जानों के साथ साथ अमलाक का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इन सब हौलनाक वाकयात के बावजूद कोई भी संजीदा इकदाम नहीं किए जाते कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया पेश आए तो उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, उनका सद्देबाब किया जा सके। क्या जो जिंदा इंसान है वो आग में झुलस कर अपनी जानें ही देते रहेंगे? क्या जो अरबाब इख्तियार मौजूद हैं वो इस मामले को कोई भी अहमियत नहीं देंगे? बिल्कुल, कराची के पुरहजूम इलाकों में इस किस्म की कई इमारतें मौजूद हैं जिन्हें सेफ्टी ऑडिट की बेहद जरूरत है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ हमें कराची से ज्वाइन करें। हमाद, ये बताइएगा ओवरऑल सिचुएशन क्या है? इमारत के बाहर आप खड़े हैं, एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रात गए, किस पहर ये आग बुझाई गई?
जी ज़रियाब, इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ और नवंबर के महीने में जो है दूसरा बड़ा आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में जो है वो जो रिहायशी इमारत है वो जो है जलकर खाकस्तर हो गई है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको जो है इसकी सूरत हाल दिखा सके कि इस वक्त जो है सूरत हाल है कि इमारत को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पूरी इमारत जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। इमारत के साथ जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलकर खाक हो गई हैं। इसके साथ जो ऊपर घर थे, क्योंकि ये एक रिहायशी इमारत थी, नीचे मार्केट थी, ऊपर जो है वो घर थे। घर के अंदर जो रिहाइश पजीर जो लोग थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। उनके घर तक आग पहुँच गई थी। आग जो है कहा जा रहा है कि एक दुकान के अंदर लगी थी जो देखते ही देखते जो है वो बढ़ी, जिसके बाद उसने नीचे की पूरी मार्केट को अपनी लपेट में लिया। जिसके बाद जो है रेस्क्यू की टीम को फ़ोन किया और जो है हस्बे मामूल जो है हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो लेट हुई। आते जो 2 गाड़ियाँ आई, 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में जो है वो सुस्त रवि का जो है दिखाया। जिसके बाद जो है वो मजीद गाड़ियों को बुलाया, जब तक दूसरी और गाड़ियां मजीद आती, जिसके बाद जो है वो आग फैल गई और आग देखते ही देखते जो है ऊपर घर तक चले गए। जिसके बाद जो बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद जो है यहाँ दुकानें जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। इसके अलावा जो है 74 यहाँ पर जो मकानात हैं वो जल गए, जो रिहायशियों को यहाँ से बाहर निकाल लिया। लेकिन हमारे इस तरह के वाकयात हम देखते हैं कि आए रोज अब कराची में हो रहे हैं। एक महीने में ये 2 बड़े वाकयात हो चुके हैं। इस बिल्डिंग के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि सेफ्टी मेजर्स विद इन द बिल्डिंग कोई मौजूद नहीं थे और इन तमाम बिल्डिंग्स का हजारों ऐसी इमारतें कराची में मौजूद हैं, कभी इनका कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ हो? जी अनवार, सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर कोई आग बुझाने के आलात जो है वो नहीं मौजूद थे, क्योंकि ये एक रिहायशी इमारत थी। यहाँ पर जो है वो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। रिहायशी इमारत थी, जैसी नीचे जो आग लगी है लोग जो है वो बाहर निकल कर चले गए थे, जिसकी वजह से जो है सिर्फ 5 अफराद जो है वो जो है जहाँ बाक हुए और 1 अफराद जो है वो ज़ख्मी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। सेफ्टी की अगर बात करूँ तो किसी किस्म की कोई सेफ्टी यहाँ पर जो है इमारतों में हमने नहीं देखी। दीगर इसके साथ साथ दीगर कराची में मुतादिद इमारतें ऐसी हैं जो है रिहाइश पजीर इमारतों की बात करूँ, रिहाइश पजीर, और इसके अलावा जो दफातर वाली इमारतें हैं उनमें भी कोई जो है फायर एग्जिट या जो है वो आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं होते और इस पर जो है निगरानी भी नहीं की जाती। जब जो कोई इस तरह के हादसात होते हैं तब जो है वो कमेटी बैठती है, कमेटी जो तश्कील दी जाती है, जिसके बाद जो है कमेटी का जो है वो इख्तिताम भी नहीं होता। अच्छा, ये भी बताइएगा हमाद, हमने देखा है, मैं कल रात को भी जब ये वाक़या देख रही थी तो कराची की मेयर से लेकर कराची की जो साबिक हुकूमत थी वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर जो है इस चीज़ का मलबा डाल रहे हैं। कोई एमक्यूएम पे डाल देता है, कोई पीएसपी पर डाल देता है, कोई अमीर क्या कहते हैं वहाँ की जो जेओआई है उस पर डाल देता है, कोई पीटीआई पर डाल देता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। लेकिन जो मुतासरीन हैं उन्होंने अपनी ज़बान से इस बात का एतराफ़ किया कि वो किसको इस वाक़े का जिम्मेदार समझ रहे हैं और क्या जो निगरान सेटअप है उसकी तरफ से कोई कॉम्पनसेशन सामने आए कि किस तरीके से लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा? जी, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे हुकूमत की गफलत थी, क्योंकि जब आग लगी तो फौरी तौर पे जो है वो रेस्क्यू के टीम को जो है वो इतला दी, लेकिन रेस्क्यू का जो बंदे हैं वो यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आग भड़की। इसी के अलावा जो है दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, मेयर कराची हो गए और दीगर ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने भी जो है आग की जो जैसे कि आप ये कह रही है कि दूसरों पर मलबा डाल दिया जाता है, इसी तरह से जो है दूसरों पर मलबा डाला। जैसे लास्ट टाइम जो मैं आग की बात करूं, आरजे मॉल में जो आग लगी थी उस पर मेयर कराची ने ये कहा था कि जो वो आग के जो जगह है वो कंट्रोलमेंट बोर्ड में आती है, वो केएमसी में नहीं आती। तो इसी तरह से जो है जो मेयर कराची हैं वो यही कहते हैं कि आग बुझाना जो है वो मेयर का काम नहीं है, क्योंकि जो अमल है वो केएमसी की जो गाड़ियां हैं उन्होंने ही किया था। तो इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो जो शहरी है वो जो आवाम है वो एक ठीक है। बहुत शुक्रिया माज यूसुफ, हमें अपडेट कर रहे थे और यही देख रहे हैं कि हम एक दूसरे पर ही मलबा इस बात का डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मेयर के इख्तियारात नहीं है, ये किसी का इलाका नहीं है, तो आवाम की सुनवाई कहीं पर भी नहीं की जा रही। और मुझे तो नवार ऐसे लगता है कि ये सिर्फ आग एक लम्हे के लिए तो खत्म होती है, लेकिन जब आप इस तमाम तर मामलात की तरफ देखते हो कि कंटोनमेंट का काम नहीं, केएमसी का काम है, ये मेरे इख्तियारात में नहीं, उसके इख्तियारात में नहीं, तो आग बुझ जाने के बावजूद फिर भी एक चिंगारी जलती रहती है जिसको कभी ना कभी किसी भी वक्त भी भड़काया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, न्यूज हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जिसमें तेजी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स अब 64,000 की नफसियाती हद को भी अबूर कर चुका है। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 241 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 64,159 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आ रही है। कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स 64,000 की सतह एक बार फिर से अबूर कर गया है। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 241 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 64,159 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, और ये खबर ये है कि पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके हवाले से खबर है कि वासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी है और यूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक और बड़ा झटका लगा है। ये ट्वीट हमारे सामने है और यूं लगता है कि अपनी इस फैसले का ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर के जरिए किया है। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करता हूं, ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैर बात कह दिया है। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी अब तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक और झटका, जहां हम देख रहे हैं पंजाब असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी PTI छोड़ दी। उनका यह कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वो मुखालफत करते हैं और उन्होंने मजीद कहा कि मेरे सियासी करियर का मकसद लोगों की खिदमत करना था, लेकिन अब रियासत और उसके इदारों के साथ तसादुम का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है, इसीलिए मैं सियासत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। एक और अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां देख रहे हैं कि जौहर चरंगी पुल के नीचे फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स के जान बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त कराची से, जहां रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जान बहक शख्स की शनाख्त 24 साला मुर्तज़ा हुसैन के नाम से हुई है। ये वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जौहर चरंगी पुल के नीचे फायरिंग का वाकया पेश आया, एक शख्स जान बहक हुआ है और रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं कि जान बहक शख्स की शनाख्त 24 साला मुर्तज़ा हुसैन के नाम से की गई है। यह वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया है। जी, तो प्रोग्राम में बाकी बढ़ते हैं। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। खबर है आजाद जम्मू कश्मीर से, जहां के एक स्कूल ने दुबई में होने वाली COP28 कॉन्फ्रेंस में ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज अपने नाम किया है और कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट एजुकेशनल एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ने ग्लोबल हाई स्कूल्स जनूबी एशिया की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। अब अवार्ड जीतने वाला स्कूल 2005 के तबाहकुन जल्जले के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों के कॉर्पोरेशन से मीरपुर में तामीर किया गया था और ये स्कूल 1500 यतीम बच्चों को तालीम और रिहाइश भी फराहम कर रहा है। और जो स्कूल तलबा हैं और जो कम्युनिटी के अफराद वहां पर मौजूद हैं, वो कम्युनिटी के अफराद को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के लिए बगैर किसी केमिकल के काश्तकारी करने और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर भी काम किया जा रहा है। ये बहुत ही अहम कामयाबी है, बहुत ही अहम अचीवमेंट है, जिसके मनाजिर भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहा जाता है, और साथ ही साथ ये वक्त की ज़रूरत है कि जो पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे हैं उन पर भी काम किया जाए। पूरी दुनिया इन मंसूबों पर काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इस पर किसी ना किसी लेवल पर काम किया जा रहा है, जिसको अब इंटरनेशनली भी क्लेम किया गया है और सराहा गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। किंजा और सुमैया ने हमें ज्वाइन किया है। किंजा, सुमैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज है, एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में, ये अवार्ड आपके स्कूल के लिए, आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया बीबी है। मैं कोर्स स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। ये अवार्ड हमने COP28 विन किया, ये हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फख्र की बात है और हम तमाम पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उनकी दुआओं की वजह से हमने ये प्राइज विन किया।
अच्छा ठीक है, आपसे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं इसी मामले पर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और बहुत बहुत मुबारक हो, ये अवार्ड आपके स्कूल के नाम रहा है। ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ कि स्कूल में इस तरह से काम किया जाएगा, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप पॉपुलेशन के हवाले से भी और ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त इन्वायरमेंटल फैक्टरों के हवाले से भी चीजों को पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का, आपके चैनल के वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं बताता चलूं कि ये कोर्ट कोई आम सा स्कूल नहीं है, ये एक दुनिया की नज़र में एक यतीम खाना है, लेकिन हम इसको आशियाना कहते हैं, जो 2005 ज़लज़ले के बाद मेरा एक विजन और आइडिया था जिसको इनिशिएट किया, और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा यतीम बच्चों का यह घर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। दूसरा भी हाल ही में हमने स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में ओपन किया है। यहाँ वो बच्चे हैं जो 2005 ज़लज़ला से लेकर अब तक दूसरी जो कुदरती आफतें या क्लामिटीज होती हैं उनमें जो मुतासरीन यतीम बच्चे होते हैं, उनको एक नई जिंदगी, नया ख्वाब देखने का मौका मिलता है। इन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिंदगी में जो शायद एवरेज मिडिल क्लास के बच्चों को भी नहीं दिया जाता। और इन बच्चों को, क्योंकि ये अपने वालिदैन से मरहूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको एक नया अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया जाता है कोर्ट में, और इतना टैलेंट इन बच्चों में है। हम तो इनको टूल्स, अख्तियार, सोर्सेज और रिसोर्सेज देते हैं, लेकिन इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना ये भी हमारा फरीजा है। और इतना टैलेंट इन बच्चों में है कि उस कॉन्फिडेंस को लेकर छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट, जैसे इस प्रोजेक्ट को जो ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट हमने जीता है, ये एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये एक आइडिया था जो हमने एक क्या कहते हैं कि ग्लोबल फार्मिंग के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट से इन बच्चों को। ठीक है अख्तर साहब, इस अवार्ड के साथ अब ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी रकम भी मिलेगी, और अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस रकम को फिर किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा आपके स्कूल, और जो ये तमाम रिसर्च के काम हैं इसमें आप क्या समझते हैं, कितनी हेल्पफुल रहेगी वो? जी, ये $1 लाख $100,000 का एक प्राइस है जो जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अवार्ड थी, जिस कैटेगरी थी कि ग्लोबल बेस्ट हाई स्कूल इन साउथ एशिया, मुकाबला टफ था। इंडिया और बांग्लादेश फाइनलिस्ट में थे पाकिस्तान के साथ साथ। और ये जो रकम है इंशाल्लाह, ये जो हमारे माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम मेजर में लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि सिर्फ हम अपने अदारे तक महदूद न रखें, आम पब्लिक तक भी लेके जाएं, अवेयरनेस फैलाएं, और इन प्रोजेक्ट्स को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जा सकता है। ठीक, चलिए जरा किंजा और सुमैया की तरफ आते हैं, बैक टू बैक। किंजा, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस रहा है आपका, वो कैसा रहा है, और कितने ममालिक थे कि जिनके दरमियान आप भी मौजूद थी, और कितना टफ कंपटीशन ये आपको लग रहा था? मेरा नाम किंजा बीबी है, मैं कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम था कि हम उधर के COP28 में ये पार्टिसिपेट किया। हमारा बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था। फाइनलिस्ट में हमारे साथ बांग्लादेश, इंडिया था, और माशाल्लाह पाकिस्तान ने विन किया इसमें। ठीक है, तो अभी स्कूल में कितने ऐसे और स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं? उनके जो तमाम फिर एक्सपेंसेस हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है? हमारे इधर तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 500 से अबव अभी अपने स्कूल एंड कोर्ट स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे हम 2005 के ज़लज़ले के बाद आए थे, और अब पिछले 14 साल से कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट ही हमारा घर है। यहाँ पे हमें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। मेरे जैसे और भी यहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे जिनकी परवरिश की जा रही है। यहाँ पे हमें तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत भी की जा रही है। यहाँ पे हमें अंकल अख्तर, आंटी शमीम की सूरत में माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता है, और हर सहूलियत हमें यहाँ पे अच्छा सुमैया, किसी चीज की कमी नहीं। ठीक, सुमैया मुझे ये बताएगा कि वहां पर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया, क्या असाइनमेंट, क्या टास्क दिया गया था, उस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी, जब हमारे ये हमें अवार्ड मिल गया, उसके बाद जो हमने प्रेजेंटेशन भेजी हुई थी, उस पर हमने वो पूरी प्रेजेंटेशन सब स्कूल्स के सामने पेश की। ठीक, और उस प्रेजेंटेशन में आपने किन चीजों को डिस्क्राइब किया, क्या एक्सप्लेनेशंस दी आपने वहां पर लोगों को?
वहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन दोनों के बारे में था। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने जो वेस्ट था उसको रिसाइकिल करके कंपोस्ट बनानी थी और उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करना था। और जो वाटर कंजर्वेशन पे है उसमें हमने पब्लिक एरियाज पे सेंसर टैप्स लगा के लोगों को अवेयरनेस दे के और सेमिनार्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू अवेयरनेस दी, यही उसमें सब प्रेजेंटेशन में था। ठीक है अख्तर साहब, अभी ये जो स्कूल है इसको क्या इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसको तब्दील करने का सोचेंगे? क्या इस तरह के और भी कोई स्कूल्स हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 2 शाखें आप आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में। ये हमारा कॉलेज लेवल तक है, नर्सरी से लेकर कॉलेज लेवल तक है, सेकंड ईयर। और ये जो बच्चे उसके बाद जो भी जिस शोबे में जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, तो उनको आला तालीम दिलाते हैं हम, पूरे एक्सपेंसेस हम उठाते हैं एंड तक, जहां तक इनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। आगे हमारा मिशन यही है कि पूरे पाकिस्तान को हम ये अदारे हर सूबे में ये बनाए जाएं ताकि दूसरों बच्चों को भी ये सहूलियत दी जाए। लेकिन ये इस अदारे के दरवाजे पूरे पाकिस्तान के यतीम बच्चों के लिए खुले हुए हैं। इसमें सिर्फ आजाद कश्मीर के बच्चे नहीं हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को खो बैठते हैं। और हमारे माशरे में आपको पता है कि जब माँ या बाप ना हो तो रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं। तो यतीमों को सेकंड क्लास बल्कि थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है। लेकिन यहाँ उनकी इज्जत और नफ्स पर हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते, उनको ऐसी जिंदगी फराहम करते हैं जिसके वो हकदार हों। अच्छा चौधरी साहब, आप ब्रांचेस को तो मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएगा क्या आप इस बारे में भी कोई राय रखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हें भी इस मामले में कोलैबोरेशन के साथ आगे लेकर जाया जाए? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सूबा या आजाद जम्मू कश्मीर तक ये मामला ना रहे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो जितनी तेजी से सर उठा रहे हैं, हम लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं और स्मॉग आज सुबह बहुत ज्यादा थी। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर हमारा जो वाटर प्रिजर्वेशन है उसको किस तरीके से हम जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं आगे चलकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडियाज देखें महदूद नहीं रहने चाहिए। मेरी कोशिश या जाती कोशिश रहेगी कि हम हुकूमत के साथ मिलकर इसको जरूर फैलाएं दूसरे स्कूलों को, खास और गवर्नमेंट स्कूलों को। हमारा जो यूथ है बहुत टैलेंट है, इनको एजुकेट करना या इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को ऊपर अप्लाई करना, कंप्लाई करना ये बहुत आसान है। सो आई थिंक एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरे पाकिस्तान में दूसरे स्कूलों में फैलाया जा सकता है ताकि इसको एक्सटेंसिवली और कम टाइम में। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था सैलाब में, हमारा इतना नुकसान क्यों हुआ था कि हम बहुत पीछे हैं, डाइक्स नहीं बनाए, डैम्स नहीं बनाए और गफलत थी, नेग्लिजेंस थी, और इसके ऊपर हमें मजीद स्पीड से काम करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना वक्त दिया। चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयदा बीबी और दोनों बच्चियां हमारे साथ मौजूद थी कि जिन्होंने इस असाइनमेंट को बड़ी खूबसूरती के साथ डिलीवर किया और डेफिनेटली एक मैसेज दुनिया तक कन्वे किया कि जहां पर एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, वहीं पर हमारी कोशिश ये है कि हमने काउंटर स्ट्रेटेजी जो है वो क्या बनानी है और किस तरीके से हम लोग अपने माहौल को साजगार और बेहतर बना सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए। एक्सपेरिमेंट भी उस पर किए जा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली भी उस पर काम किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी अच्छी बात है। और स्कूल से ही ये तमाम चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही, हम जब अपने एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो प्रैक्टिकल हैं वो मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी जबरदस्त काविश की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर शामिल करते हैं। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा के दरमियान जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी उसका ऑडियो फोरेंसिक कराया जाए। अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को यह बड़ा हुक्म दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई थी और पैमरा भी बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। बिल्कुल एक अहम फैसला है जो कि इस वक्त नजर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। FIA को बड़ा हुक्म दिया गया जिसमें कहा गया कि तहकीकात करवाई जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जो है वो जारी हुई और पैमरा भी बताए लोगों को कि निजी गुफ्तगू जो है वो कैसे टीवी चैनल्स पर नशर की जा सकती है। तो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की जो ऑडियो का मामला है उसका फोरेंसिक करवाए जाने का जो अब डिसीजन है वो अदालत की जानिब से सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है जिसमें FIA को वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि जनाब आप जो है वो ये पहले तहकीकात करवाएं कि ये ऑडियो जो है वो कहां से जारी की गई हैं और पैमरा ने इस मामले पर नोटिस क्यों नहीं लिया। पैमरा की आंखों के सामने जो है ये ऑडियो वो तमाम टीवी चैनल्स पर नशर होती रही। तो ये अदालत की तरफ से एक सवालिया निशान लगा दिया गया
है। लेट्स सी के इस किस्म की जो ऑडियो लीक्स हैं इसका सिद्देबाब हमारे मुल्क में किस तरह से होता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये न सिर्फ एक किसी भी शख्स की जाती जिंदगी का मामला होता है, बल्कि हमारे जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी अपने आफ्टर शॉक्स इसके बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यू पाकिस्तान और हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन ये हम यहाँ पर आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट मैचेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग है जो कि आपके साथ जब जब हम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद एक अच्छा इंपैक्ट जनरेट होगा हमारे क्रिकेट पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान में क्रिकेट मजीद जो है वो न सिर्फ पॉपुलर हो बल्कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो मजीद स्ट्रांग होता जाए। तो PSL के बाद अब पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लीग सिंध प्रीमियर लीग SPL का आगाज होने जा रहा है और SPL जो है वो कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेली जाएगी और फिर सिंध प्रीमियर लीग में सिंध के 6 बड़े शहरों की टीम्स हिस्सा ले रही हैं। कौन कौन सी टीमें जरा बार आप हमें बताएं। टीम कराची गाजियंस शामिल है और लाड़काना चैलेंजर्स शामिल है, हैदराबाद बहादुर शामिल है और खैरपुर रॉयल्स शामिल है और साथ ही साथ सक्खर पैट्रियट्स शामिल हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं टीम सक्खर पैट्रियट्स की टीम मैनेजमेंट, जिनसे हम आपकी बात भी करवाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद भी हम ये देखते आए हैं कि बहुत सा ऐसा टैलेंट था जो कि फिर सामने आया, नेशनल टीम में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो अब ये देखना है कि ये मुकाबले कब शुरू होने जा रहे हैं, इनकी जो तारीखें थी उन पर हतमी जो तारीख है वो क्या इस वक्त सामने आ चुकी है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मीडिया डायरेक्टर हुसनैन लियाकत ने और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन सक्खर पैट्रियट्स राजा अब्दुल मतीन साहब ने। उन दोनों से हम बात करेंगे। हुसनैन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तारीखों के हवाले से हतमी अभी फैसला सामने आ चुका है, जो फाइनल डेट्स थी वो अनाउंस हो चुकी हैं? अनवार और जरियाब, आपका शुक्रिया, न्यू टीवी को शुक्रिया। देखिए, फैसला आ चुका था। कल तक हमारी जो तैयारियां थी वो यही थी कि 14 से लेकर 25 दिसंबर तक सिंध प्रीमियर लीग का आगाज होगा और हम भी एज ए फ्रेंचाइज उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन रात की डेवलपमेंट ये है कि तारीखों को कुछ आगे किया गया, ज्यादा नहीं बल्कि 10-15 दिन आगे किया गया। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिजी हैं और बहुत सारे और भी प्लेयर्स लीग्स में बिजी हैं। जिस तरह मैं अपनी टीम की मिसाल देता हूँ कि हमारी टीम में साइम अयूब ने खेलना था, लेकिन साइम अयूब जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पिक हुए, ऑस्ट्रेलिया में गए, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी कि उनके जो मुतबादल के तौर पर किस खिलाड़ी को लाया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां थी, सिर्फ हमारी लीग को नहीं, बहुत सारी लीग्स को, जिसमें पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे। सरफराज अहमद के इसका हिस्सा थे, साइम अयूब इसका हिस्सा थे, आमिर जमाल इसका हिस्सा थे। ये तमाम तर लोग इस वक्त बिजी हैं और हो सकता है कि जब ये विंडो बनेगी तो इस विंडो को इस तरह बनाया जाएगा कि पाकिस्तान की जो मसरूफियात है पाकिस्तान टीम की, वो मसरूफियात नहीं होंगी और इंशाल्लाह आपको इसमें बाबर आजम भी नजर आएंगे, इसमें इमामुल हक भी नजर आएंगे, शान मसूद भी नजर आएंगे और तमाम प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। सही। मतीन साहब, आप हमें ये बताएगा कि ये SPL को लॉन्च करने का आइडिया कहां से जनरेट हुआ? अच्छी बात, पिटीशन होना चाहिए हमारे लोकल इंडस्ट्री में भी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्या लग रहा है आपको कितना बेनिफिशियली होगा ये न सिर्फ सिंध के लिए बल्कि हम लोग अगर इसको देखें पूरे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जगह जगह से आप लोगों ने प्लेयर्स उठाए होंगे, कहां कहां से आपने टैलेंट जो है वो इकट्ठा किया है? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का। बेसिकली आइडिया तो आपको पता है कि सिंध प्रीमियर लीग का हमारे दोस्त आरफ मलिक साहब हैं। आपने देखा कि इससे पहले कश्मीर लीग एक बड़े पैमाने पे हुई थी और उसके ज़रिए बड़ा टैलेंट सामने आया था। तो बेसिकली उसी इनिशिएटिव को सामने लाते हुए सिंध के अंदर से लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इस लीग का इनिशिएटिव लिया गया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर इस लीग का एक प्लान बनाया गया और इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जैसे आपके बताया, और उसमें हमारी सक्खर की टीम है और सक्खर की टीम के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ साथ लोकल टैलेंट का भी आपको नजर आएगा। और वो लोकल टैलेंट जो आपने पूछा कि कहां से हमने ढूंढा, तो सक्खर के अंदर से आप देखें लाड़काना और इसी तरह अंदरूनी सिंध के अंदर से हमने ट्रायल्स के लिए ऐसे अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है जो कल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है हसनैन, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मतीन साहब भी बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भर से बार बार यही सुना जाता था कि जो भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या आम मैचेस होते हैं वो ज़्यादातर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में होते हैं। जितनी भी टीमों के भी हम नाम सुन रहे हैं, जिन रीजन्स के हम नाम सुन रहे हैं, यहाँ से टैलेंट को सामने आने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं, इसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि पहले भी जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग हुई है, फिर कश्मीर प्रीमियर लीग की हम बात करते हैं, तो बड़ा जबरदस्त टैलेंट था जो कि फिर हमें पाकिस्तानी टीम, नेशनल टीम के लिए भी मिलता रहा। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अनवार, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप तसल्सल के साथ आगे चलते रहते हैं तो आपको टैलेंट भी मिलता है, आपकी लीग भी ग्रो होती है। और जहां तक टैलेंट की बात करो तो मैं थोड़ा सा आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पीएसएल से तो हमें टैलेंट मिलता है, लेकिन आप सिर्फ एक केपीएल की मिसाल ले लें। आपको सुफियान मुकीम जो कि पाकिस्तान के दरवाजे नॉक कर रहे हैं वो केपीएल से मिले, जमान खान केपीएल से मिले, ठीक है। इस तरह सलमान मुशाद वापस अगर उन्होंने पीएसएल में कमबैक किया तो वो केपीएल से किया। तो बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो कि हमें केपीएल से मिला है। और इसी तरह जो सिंध प्रीमियर लीग की बात करूं तो मैं आपको बताते हुए हैरान हो जाऊंगा कि सक्खर के लोगों ने और लाड़काना के लोगों ने किस तरह हमसे राब्ता किया। फिर हमने जब जाके वहां पे टैलेंट एंड प्रोएम किए और लड़कों का टैलेंट देखा तो एक बहुत अमेजिंग टैलेंट मौजूद है। सिर्फ ये है कि उसको पॉलिश करने की जरूरत है, उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और जब आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, जब आपके प्लेयर्स नेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे तो लाजमी बात है कल आप भी डिस्कस करेंगे, हम भी डिस्कस करेंगे। और एक दफा जब प्लेयर टॉकिंग टॉम बनता है तो फिर पीसीबी भी मजबूर हो जाता है, पीएसएल भी मजबूर हो जाती है कि उसको लीग मिले। तो डेफिनेटली इस तरह की लीग से बहुत फायदा होता है पाकिस्तान के जो ऐसा टैलेंट है जो छुपा होता है। आप देखा होगा शाहनवाज दानी को किस तरह पीएसएल में लाया गया, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में आए। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारी टीम में भी मौजूद हैं। हमने ऐसे लड़के पिक किए हैं कि जो फ्यूचर में आपको पाकिस्तान के दरवाजे नॉक करते हुए नजर आएंगे, पीएसएल के दरवाजे नॉक करते हुए नजर आएंगे। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि बेसिकली तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स की कमी है। मैं आपके प्रोग्राम में भी आता हूँ तो यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन ये लीग पाकिस्तान को एक किस्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती हैं और इनके थ्रू जब टैलेंट आता है तो वो पाकिस्तान को जाकर सर्व करता है। ठीक, चौधरी साहब जरा ये बताइएगा कि अभी हमने यहाँ पे जब देखा है, जो मैं विजुअल्स देख रही हूँ तो बहुत सारे शोबिस के सितारे भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या वो भी किसी टीम का हिस्सा है या फिर टीम्स को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी स्टार्स के साथ साथ शोबिस स्टार भी इस क्रिकेट का हिस्सा है और ये बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये पीएसएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है। आपने देखा कि हमारा जो ड्राफ्ट था उसके अंदर पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टार शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, आकिब जावेद और हर दूसरा बड़ा नाम आपको नज़र आएगा। फिर जावेद शेख हूँ, अली जफ़र हूँ, आप शोबिस स्टार जितने भी हैं वो भी हर टीम के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मौजूद हैं, टीम को सपोर्ट करने के लिए, यंग टैलेंट को ऊपर लाने के लिए। जो तो सक्खर पैट्रियट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। जी हाँ, हमारा ब्रांड एम्बेसडर रुमान रईस हैं और हाल ही में वो देखें कि T10 अबू धाबी T10 खेल रहे हैं। और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है यासिर शाह हमारे साथ मौजूद है, शर्जील खान, और इस तरह पाकिस्तान के बड़े स्टार्स जो है ना सक्खर पैट्रियट का हिस्सा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन और मीडिया डायरेक्टर सक्खर पैट्रियट्स हसनैन लियाकत और राजा अब्दुल मतीन हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे परिंदों के हवाले से। और दुनिया भर में परिंदों से प्यार करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं जो कि इन खूबसूरत परिंदों की जो अफजाइश नस्ल है वो करके अपने घरों में खूबसूरत माहौल भी पैदा करते हैं और उसके साथ साथ फिर मुनाफे बख्श कारोबार करते भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लव बर्ड की अफजाइश एक बहुत ही मुनाफे बख्श मशगला भी है जो कि तकरीबन अब एक कॉटेज इंडस्ट्री में तब्दील हो रहा है। और आप हमारे बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, और ये बैकग्राउंड में जो आप आवाजें सुन रहे हैं ना, क्योंकि जो प्यारे प्यारे लव बर्ड्स हैं उनमें से 2 लव बर्ड्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इन लव बर्ड्स को टेक केयर कौन कर रहा है, इनकी ब्रीडिंग में किसका किरदार है और इनकी ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तानी इकोनॉमी अच्छी और कितनी साजगार साबित हो सकती है, तो हमने सोचा कि ये बिजनेस और ये मॉड्यूल आप लोगों से आज जरूर डिस्कस किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि बुनियादी सरमायाकारी और थोड़ा सा वक्त देकर हम अपना ये कारोबार
शुरू कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान रोखड़ी, जो कि लव बर्ड ब्रीडर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, प्रमोटर भी हैं, साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। एज अ हॉबी उन्होंने ये काम शुरू किया था और अब इसको एक प्रोफेशन की वो शक्ल इख्तियार कर चुका है। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में आप काम कर रहे थे, जैसे से आप हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, तो फिर इस तरफ कैसे आना हुआ? एक मशगले के तौर पर आप आए और फिर कैसे आपने देखा कि इतना पोटेंशियल मौजूद है कि इसको एक एज अ बिजनेस ही फिर अडॉप्ट कर लिया जाए? Sir, I was, as I told you before, running a housing society, और this was a hobby. शौक के तौर पे मैंने बचपन में कुछ बर्ड्स मेरे पास थे, तो मैंने कुछ बर्ड्स दोबारा रखे और शौक मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, बट ग्रेजुअली आई रियलाइज कि ये तो पूरी की इंडस्ट्री है एंड इंटरनेशनली देयर कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बर्ड की ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे शौक बढ़ता गया सीखते गए। और तो यासिर आपको देखने के बाद कहा जा सकता है कि शौक का कोई मूल्य नहीं होगा। तो कितना अरसा हो चुका है फिर आपको ये शौक करते? नॉट अ लॉट, आई स्टार्टेड इन 2015। अच्छा, ठीक है, it's been 7 years now. Almost 7 years, and but you know, I made it big within the 2 years. 2017, 18, I was doing fine. ठीक है, there is कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, अगर आपको शौक हो और अगर आप सीखना चाहें। Yes, this is very profitable, लेकिन ये है कि आपको शौक होना चाहिए और आप थोड़ा सा इसको सीखने पे तवज्जो दें। अच्छा, ये दोनों भी चाह रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू ले ले, तो ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप ही हमें इनके बारे में बताएंगे कि ये ब्रीड कौन सी है और ये पेयर कितने का है, लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है ये? देखिए जी, वाइल्ड टाइप फिशरी इसको हम बोलते हैं। अच्छा। ये बेसिकली द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लवबर्ड है, जो ओरिजिनली जंगलों में जो लवबर्ड पाया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली दैट, वी कॉल इट वाइल्ड टाइप। एशियन फॉरेस्ट में पाया जाता है ये? अफ्रीकन फॉरेस्ट में। ठीक है, ओके। तो फिर इसका मतलब अब्रॉड से आ रहे हैं तो फिर महंगे भी उतने ही होंगे, इंपोर्ट हो रहे हैं। आई बॉट दीज बर्ड्स फ्रॉम अ ब्रीडर जोहान जीजेस इन स्पेन। मुझे ये पेयर 3000 यूरोज में मिला था। 3000 यूरोज में, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो तो इतनी अमाउंट सुनकर ही परेशान हो जाएगा, तो फिर उसके लिए क्या एक पैटर्न मौजूद है, क्या तरीकेकार मौजूद है? इसकी कोई और नस्ल भी होगी? देखें, जिसको आप नस्ल कह रहे हैं हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। देयर मेनी म्यूटेशंस, और जो लवबर्ड्स हैं ये 1500 से शुरू होते हैं एंड दे गो अप। तो आप डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपकी अर्निंग एपेटाइट कितनी है, आप क्या अर्न करना चाहते हैं और क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देयर डिफरेंट फिजिबिलिटीज, देयर डिफरेंट प्लान्स। अपनी जेब के मुताबिक आप अपनी अर्निंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली एज ए न्यू कमर आप थोड़े से शुरू करते हैं। अच्छी चीज ये है कि कोई खास एक्सटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप घर के किसी एक कोने में एक केज लगा के शुरू कर सकते हैं। कोई सेलिंग सारी ऑनलाइन है और आप अपने फेसबुक हर बंदा यूज कर रहा है, बिल्कुल। और तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए यू कैन क्रिएट गुड सेल्स फॉर योरसेल्फ। और सोशल मीडिया की वजह से होल ऑफ पाकिस्तान और आसान हो गई है। होल ऑफ पाकिस्तान इज योर मार्केट। अच्छा, कैसे सब खवातीन आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जरा ज्यादा हमें उनका रुझान नजर आ रहा है? कोई खातून, या स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं घर में एक ऐसा बिजनेस जो है वो शुरू करना चाह रही हूँ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा लोगों को भी फेस ना करना पड़े और मैं घर में रहते हुए अपना काम कर लूं, तो कितनी छोटे पैमाने पर मैं इसको स्टार्ट कर लूं? और दूसरा ये भी कि कुछ लोग थोड़ी सी ये कोशिश करते हैं कि इन्हें घर के ना किसी बिल्कुल पीछे वाले कोने में ले जाके रख देते हैं। इन लोगों के लिए नेचुरली जो इन्वायरमेंट है वो कितना जरूरी है? सूरज को देखना, मौसम को फील करना, ये सब चीजें जो हम इंसानी जिंदगी में बड़ा असरअंदाज होती है, पर जानवरों पर भी बहुत असरअंदाज होती हैं। देखिए जी, अब खवातीन पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इस प्रोफेशन में लेटली मैंने देखा कि आ रही हैं। अच्छा। एटलीस्ट आई नो 5,000 to 7,000 women जो प्रोफेशनल काम कर रही हैं। नाइस। और सेकंड क्वेश्चन आपने जो पूछा, इनके लिए बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेंटिलेशन। ओके। अब जहाँ पे आपने रखना है वो हवादार कमरा हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी को भी हम देखते हैं कि क्या है। और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी कुछ स्पेशली कुछ करना है। हाँ, आपने जरा वेंटिलेशन और एनवायरनमेंट पे तवज्जो रखनी है, बाकी कोई खाने पीने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट? क्योंकि अमूमन घर की खवातीन तो पराठा भी खिला देती हैं, कुछ जो खुद खा रही हैं वो डाल देती हैं, या थोड़ा एहतियात करना पड़ता है इन महंगे बर्ड? देखें, अब बहुत आसानी हो गई। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तब थोड़ा मुश्किल था। अब YouTube, आई एम रनिंग अ YouTube चैनल, मेरे अपने नाम से एक YouTube चैनल है
उस पर हर किस्म की गाइडलाइन मौजूद है। मेरे अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे गाइड कर रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और पर्टिकुलरली एवियन, हम जो तोते की फार्मिंग है इसको हम एवियन इंडस्ट्री बोलते हैं। तो एवियन इंडस्ट्री अब इज अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो अब स्पेशलाइज्ड विटामिन्स, कैल्शियम्स, मिनरल्स, देयर मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने रिसर्च करके ये प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो पर्टिकुलरली एवियन इंडस्ट्री के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब इतना मुश्किल नहीं है। अब मतलब थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड एंड द सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन इज इजी, चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा कितने महीने में फिर ये परिंदे तैयार हो जाते हैं? इनका लाइफ स्पैन जो है वो क्या होता है? जी, नेचुरल लाइफ स्पैन तो इनको है 12 to 14 ईयर्स। ठीक है, अच्छा। और दे स्टार्ट टू ब्रीड एट द एज ऑफ 8 months। और जब एक नया चिक प्रोड्यूस होता है तो सेल्फ होता है अबाउट 3 months से 2.5 से 3 माह की एज में तक वो पेरेंट्स के साथ रहता है और उसके बाद फिर वो सेल्फ होता है। तो 3 to 8 months 5 months का टाइम होता है जिसके बाद वो रेडी टू ब्रीड हो जाता है। ठीक है, अच्छा जो पेयर अभी हमारे पास स्टूडियो में भी है, इसकी क्या स्पेशलिटी है कि ये इतना एक्सपेंसिव है? देखें जी, दे आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं जिन्होंने स्पेसिफाई किए हुए, ठीक है, कि जी कलर ऐसा होना चाहिए, हेड मास्किंग ऐसी होनी चाहिए, आई ऐसी होनी चाहिए, बीक ऐसी होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो जितने बर्ड्स में अच्छे पॉइंट्स होंगे, जितना बर्ड टुवर्ड्स द परफेक्शन होगा उतना वो एक्सपेंसिव होगा। इसके अलावा देयर बर्ड शोज एज वेल, मुकाबले होते हैं, उसमें वो देयर जजेस, क्वालिफाइड जजेस जो उनको जज करते हैं एंड द पॉइंट्स आर गिवन। तो वो ऑब्वियसली जो चैंपियन लाइन के बर्ड्स होते हैं वो प्रीमियम प्राइस पे मिलते हैं। तो सर पाकिस्तान में इस तरह के कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं क्या कि लोग जाकर वहां पे ना सिर्फ वो एंटरटेन हो सके बल्कि उन्हें अवेयरनेस भी इस बारे में हो सके? जी, पाकिस्तान में सालाना आई थिंक 5 से 6 शो होते हैं और इंटरनेशनल जजेस दे कम इन। अच्छा। और पाकिस्तान में जी लवबर्ड फार्मिंग एक बहुत हाई स्टैंडर्ड पे अब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एज गुड एज एनीवन इन यूरोप। अच्छा, ये जो बर्ड हमारे सामने ने इसमें 3 से 4 कलर्स हैं, एक वो ऑरेंज कलर है, एक नियॉन है, पैरेट है, ग्रीन है और रेड कलर की इसकी जो आगे की चोंच है वो मुझे नजर आ रही है। सबसे ज्यादा लोग किन कलर्स के बर्ड्स को लाइक करते हैं लव बर्ड्स में? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए जी, अपनी अपनी चॉइस है। देयर इज अ म्यूटेशन कॉल्ड ओपलाइन। ओपलाइन में शोल्डर पे एक फिश स्केल मार्किंग होती है, जैसे मछली पे नहीं वो होते जी, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा वाइल्ड टाइप पर्सनली यानी मेरी फेवरेट म्यूटेशन ये है। इसके अलावा देयर इज अ म्यूटेशन कॉल्ड डन फेलो, वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और दैट्स अ रेड आई बर्ड विद डार्क कलर बॉडी। तो डन फेलो को इंटरनेशनली इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये इतने खामोश क्यों हो गए हैं? ये आए थे तो बड़े चूं चूं कर रहे थे या तारीफें सुन रहे हैं अपनी आराम से? ये इट इज अनबिलीवेबल कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इनको प्रोग्राम किया हुआ है। दे प्रोग्राम्ड टोटली। हम बोलेंगे वो चुप हो जाएंगे, हम चुप करेंगे वो बोलना शुरू हो जाएंगे। प्लीज हम चुप हो जाएंगे। आप अभी लाइट ऑफ करें, अच्छा, दे विल गो टू स्लीप। आप रात के 2 बजे लाइट ऑन कर दें, वो समझेंगे सुबह होगी, उठ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर खान रोकड़ी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।